हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मेरा नाम है सीए निशांत कुमार और मैं आ गया हूं आप लोगों को पढ़ाने फास्ट ट्रैक टैक्सेशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं जीएसटी। और आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो करेंगे रजिस्ट्रेशन, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज मी, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई एम द को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजू सर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। नवंबर 23 के लिए मेरी टैक्स की बुक्स रिलीज हो चुकी हैं, जिनको आप ऑर्डर कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.kumarnishant.com से। I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy. This is my Instagram handle, जहां पर आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिलती है, और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। I teach mathematics to CA foundation and taxation to CA intermediate students. ये मेरा शेड्यूल है। रोज रात को नवंबर 23 के लिए 9 बजे मैं इसी एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन लेकर आता हूं, जिसमें हम लोग जीएसटी करते हैं। और मई 2024 के लिए मेरी क्लासेस चलती हैं एकाग्रता की ऐप पर। एकाग्रता की ऐप पर ये पेड क्लासेस होती हैं। इसमें रोज सुबह 10:15 बजे मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं और रोज दोपहर को 3 बजे मैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं। इसके लिए आप एकाग्रता प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहां पर आपको अभी 40% डिस्काउंट मिलेगा। किसी कोड वगैरह की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। तो नोट्स वाले लिंक के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको शेड्यूलर नाम की एक स्प्रेडशीट भी दिखाई देगी। आपको उसमें बाकी सारे के सारे टॉपिक्स दिखाई दे जाएंगे अलॉन्ग विद देयर लिंक्स। आपको नोट्स भी दिखाई दे जाएगा। आपको टैक्स की बुक परचेज करने का लिंक भी वहीं से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप मेरी टैक्स की बुक परचेज कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपको करने चाहिए। These sessions are not relevant for May 2024। May 24 के लिए क्लासेस एकाग्रता की ऐप पर चल रही हैं। उसके लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर वो वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चलो सर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें इसमें थ्योरेटिकल है और काफी सारी नई चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसको हम लोग आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये एसेंशियल होता है क्योंकि इससे क्या होता है, टैक्स पेयर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो कंप्लायंस और टैक्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बंदा ना तो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है और ना ही उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स, एक तो उसका लीगल रिकग्निशन हो जाता है सप्लायर के नाम पर, उसके प्रॉपर टैक्स रिकॉर्ड्स बन जाते हैं और वो ऑथराइज हो जाता है टू कलेक्ट टैक्सेस एंड पास ऑन क्रेडिट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब अपने कस्टमर्स को, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं जो भी मेरा कस्टमर है, जैसे अभी मेरा कस्टमर है एकाग्रता, ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकली क्लाइंट बोलेंगे। तो अभी मेरा क्लाइंट है एकाग्रता। तो मैं एकाग्रता को जब अपना बिल रेस करके दूंगा तो उसमें मैं जीएसटी भी चार्ज करूंगा। मैं अलग से बिल में दिखाऊंगा कि देखो मैं जीएसटी आपसे इतना परसेंट ले रहा हूं, राइट। और एकाग्रता क्या कर पाएगी, एकाग्रता ने जो मुझे जीएसटी दिया है, एकाग्रता उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना होता है और हर बिजनेस ब्रांच जो कि दूसरे स्टेट में है उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हर रजिस्ट्रेशन में आपको एक ही स्टेट कराना है, लेकिन अगर आप लोग और वहां पर अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो एक एक रजिस्ट्रेशन ले लो उस पूरी स्टेट में और किसी एक ब्रांच को कह दो कि ये मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सारियों को आप एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के नाम से बता सकते हो। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप हर एक के लिए इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, राइट। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट भी आप कर सकते हो। यूनिफाइड टैक्स रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग, यूटीजीएसटी के लिए अलग और आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्स एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। नाउ हु आर द पर्संस लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो इसका मैंने आपको शुरुआत से मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया देता आ रहा हूं कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो आपको 40 लाख की टर्नओवर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के सप्लायर हो तो आप लोगों को 20 लाख की टर्नओवर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, आओ उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अबव अमेंडमेंट्स कैन बी समराइज्ड। इसको, इस लाइन को काट दो, ये किताब से लिया हुआ है। तो फिर किताब में ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद ये समरी है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को फास्ट ट्रैक नोट्स में यहाँ पर सिर्फ आपको एक समरी दे रखी है, ठीक है। देखो, अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहे हो, ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स में 10 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहे हो तो 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है।
इन स्टेट्स में 20 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो और अगर आप तो फिर 40 लाख के ऊपर आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के सप्लायर हो तो आपको 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहां कहां? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारी की सारी स्टेट्स में। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, मतलब मेजर, तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो आपको 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज। इन चारों में 10 लाख के ऊपर, इन चारों में 20 लाख के ऊपर। ठीक है, इन चारों में 10 लाख के ऊपर, इन चारों में 20 लाख के ऊपर। अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के सप्लायर हो तो आपको 20 लाख के ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन इन चारों में 10 लाख के ऊपर आपको कराना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर में सीखा था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं, हमें पता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज आती हैं, हमें पता है। एक्सपोर्ट्स आते हैं, हमें पता है। इंटर स्टेट सप्लाईज आती हैं क्या? हाँ आती हैं, हमें पता है। क्या क्या नहीं आता है? इसमें टैक्सेस नहीं आते, इसमें टैक्सेस नहीं आते हैं, और उसमें इनवर्ट सप्लाईज नहीं आती हैं जिन पे आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। ठीक है, इनमें आपको वो इनवर्ट सप्लाईज नहीं आती हैं जिनमें आपको आरसीएम पे यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना होता है। यहां पर वो सप्लाईज नहीं आती हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो एक तरह से ये आप बैंक को सर्विस दे रहे हो फॉर लेटिंग द बैंक यूज योर मनी, राइट, एंड बैंक इज पेइंग यू द कंसिडरेशन। ठीक, क्या ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है? हाँ ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। हम लोगों ने कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर में भी देखा था कि इसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं देखा जाएगा। हम लोगों ने एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट वगैरह देता है तो इस पे आपको इसको सप्लाई नहीं माना जाता है, या मतलब सप्लाई माना जाता है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ठीक है, पर क्या एग्जेम्प्ट सप्लाईज एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाती हैं? हाँ की जाती हैं। ये देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाती हैं। तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त आपको वो इंटरेस्ट और या डिस्काउंट वगैरह कुछ भी अगर मिला है बैंक में अपना पैसा जमा करने पर, क्या आपको वो इंक्लूड करना चाहिए? अब देखो यहां पर दो चीजें आती हैं। कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर में हमने कहा था कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका मैंने आपको वहां पर लॉजिक बताया था। इवन इन द फास्ट ट्रैक बैच आई गिव यू द लॉजिक, क्योंकि बैंक में पैसा तो हर कोई जमा करता है, तो हर किसी को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम उसको भी इंक्लूड करने लग जाएंगे टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी और नॉट, तब तो उसके लिए कितना नुकसान हो जाएगा, तब उसके लिए कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज आता है। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हो, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो, तो टेक्निकली आपको वो वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हमें ये देखना है ना कि इज अ पर्सन लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, समझना बात को, एग्रीगेट टर्नओवर में अब दो चीजें हम लोगों को देखनी है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोगों को दो चीजें देखनी है। दो चीजें, कॉम्पोजिशन लेवी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। इन दो जगहों पर हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात की थी। कॉम्पोजिशन लेवी पे हम लोगों ने कहा था कि जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज होती हैं, चलो सिंपली मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट या डिस्काउंट फ्रॉम बैंक नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप एग्रीगेट टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है और उसके लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर कर रहे हो, तो फिर यहां पर इंटरेस्ट या डिस्काउंट फ्रॉम बैंक इज इंक्लूडेड। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड हम देख रहे हैं। अगर हम थ्रेशोल्ड उसके लिए देख रहे हैं कि भाई आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, तो उसके लिए आप इस इंटरेस्ट या डिस्काउंट फ्रॉम बैंक को इंक्लूड करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं कॉम्पोजिशन लेवी ले सकता हूं या नहीं, देखो कॉम्पोजिशन लेवी की वो क्या है, 1.5 करोड़ है ना, 1.5 करोड़ है।
राइट। गुड्स वाला में 1.5 करोड़ है और सर्विसेज वाले में 50 लाख है। हाँ, सर्विसेज वाले में 50 लाख है, नहीं, सर्विसेज वाले में 20 लाख है, सर्विसेज वाले में 20 लाख है, यस। कि सॉरी 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 वेरी सॉरी, सर्विसेज वाले में 50 लाख है, 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है और 50 लाख तक आप कॉम्पोजिशन लेवी में जा सकते हो, ठीक है। और अगर सर्विसेज वाले में आप 50 लाख के अंदर हो तो आपको 6% के रेट से जीएसटी पे करना है। दिस इज द कॉम्पोजिशन लेवी वाली लिमिट्स, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन लेवी की गुड्स के लिए लिमिट क्या है, 1.5 करोड़ है, और सर्विसेज के लिए क्या है, 50 लाख है। यहां पर जब आप देख रहे हो, यहां पर जब आप लोग देख रहे हो तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको ये वाली चीज इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूं, तो फिर आपको ये इंटरेस्ट या डिस्काउंट फ्रॉम बैंक को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज आती हैं। बस कॉम्पोजिशन लेवी के लिए हम लोगों ने कहा कि क्योंकि सप्लायर्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बैंक में तो हर कोई पैसा जमा करता है, तो पता लगा कि उसकी वैसे तो टर्नओवर आ रही है 1.4999 करोड़, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, तो उसकी टर्नओवर उसकी वजह से 1.5 करोड़ एक्सीड कर गई, तो वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ओके, तो आरसीएम आरसीएम एक्सक्लूजन, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात की हुई है कि इनवर्ट सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज आर नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। पैन इंडिया कैलकुलेशन, एग्रीगेट टर्नओवर considers activities across all India. Branches included, all the branches under the same branch contribute to the aggregate turnover. Inclusions in aggregate turnover तो includes exported goods, services, exempt goods, services and interstate supplies between distinct persons with same PAN. Agent supplies, all supplies made by a taxable person on their own or on behalf of principals are included, ठीक है। तो एजेंट भी जो अगर सप्लाई कर रहा है, या एजेंट ने अगर सपोज मैं एक एजेंट हूं, या सपोज मैं एक एजेंट हूं, मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा हूं, तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में, मेरी ही एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर इन स्टेट एंड एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर आप ये देखते हो, एग्रीगेट टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप दो चीजों के लिए देखते हो कि क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल लायबल हो, या आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। Listen to my words very very carefully. I'm putting a lot of thought in speaking out each and every single word right now, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हो, because nobody wants to get himself registered voluntarily, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए I'm saying the word eligible, I'm using the word eligible, क्यों? Because everybody will want to pay the tax under composition scheme, right? तो अब एग्रीगेट टर्नओवर आप दो चीजों के लिए देखते हो कि या तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, कि क्या आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बट टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है? टर्नओवर इन स्टेट इज दैट अमाउंट जिसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पे करते हो। अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करो आज, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर है और हम लोगों ने पूछा कि आपको कितना कॉम्पोजिशन टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर आपको कितना परसेंट, कितने अमाउंट का जीएसटी पे करना है, तो फॉर दैट अनदर टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो टर्नओवर इन स्टेट इज दैट अमाउंट जिसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन रेट लगाते हो, जिसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन रेट लगाते हो, और उसके बाद फिर आगे बात होती है। Aggregate turnover determines registration threshold and composition eligibility. Turnover in state is used to compute composition levy once eligible. अगर आप eligible हो तो कितने अमाउंट के ऊपर आपको परसेंटेज लगाना है, that is turnover in state. Persons liable to registration, section 22 हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। Registration as per taxable supply location, तो देखो register each business place in India making taxable supplies. तो हर business state में जहां पर भी आप taxable supplies दे रहे हो वहां पर आपको register कराना है। No registration required if making exempt or non-taxable supplies from a location. तो यहाँ पर exempt, अगर मैं purely exempt supplies में हूँ या मैं purely non-taxable supplies में हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। Example, Mishra Enterprises supplies taxable goods in Maharashtra and non-taxable alcoholic liquor in Nagaland. Registration needed in Maharashtra but not in Nagaland. तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे बड़े-बड़े नोट्स को मैंने क्रिस्प और कंसाइज फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये समरी है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस, ट्रांसफरी मस्ट रजिस्टर, तो अगर मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा हूं तो ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। व्हेन अ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी मस्ट ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ सक्सेशन, ओनरशिप चेंज और सोल प्रोप्राइटर्स डेथ, ठीक। ट्रांसफर ड्यू टू अमालगमेशन और डीमर्जर, ट्रांसफरी रजिस्टर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, देखो इन अमालगमेशन और डीमर्जर स्कीम्स अ ट्रांसफरी इज रजिस्टर्ड, ठीक है। Registration starts upon the registrar of companies issuing incorporation certificate as per the High Court or Tribunal order. तो जब registration का जब वो demerger का या amalgamation का final order पास किया जाता है, तो उसी डेट से जो ट्रांसफरी होता है, जो demerged कंपनी होती है, जो amalgamated कंपनी होती है, वो registered मानी जाती है। Registration requirements vary based on GST Act provisions and specific circumstances. ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग यहाँ पर ये सेशन देख रहे हैं, ठीक।
देखो सेक्शन 23 के बारे में बात करेंगे, दो पार्ट्स में ये है। पर्संस जिनको पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और दूसरा नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस। सबसे पहले पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नंबर वन, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, हम लोगों को पता है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ होली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, ये भी हमें पता है। एग्रीकल्चरलिस्ट एग्जेम्पशन, एग्रीकल्चरिस्ट एग्जेम्पशन, देखो एग्रीकल्चरिस्ट्स आर एग्जेम्प्ट फॉर सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम देयर लैंड, मतलब खेती करके अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट हो गया और उस पर मेरे को जीएसटी नहीं लगता है। एग्रीकल्चरिस्ट्स आर इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट्स क्या कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स हो सकते हैं। which are engaged in land cultivation using personal or family labor or hired labor under personal or family supervision। क्या क्या चीजें नोट करनी है? Agricultural exemptions apply to individuals and HUFs, not on other entities. Other entities in agriculture aren't considered agriculturists and aren't exempt under section 23(1)(b। ठीक है, तो बाकी एंटिटीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जरूर कर सकती हैं, लेकिन उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बोलेंगे। फिर आती है हमारे पास नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस। तो द जीएसटी एक्ट ग्रांट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन काउंसिल रिकमेंडेशंस। ठीक, क्या? सबसे पहले सप्लायर ऑफ गुड्स विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 लाख रुपीस। ऑफ कोर्स हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं, एक तो 10 लाख वाली वो 4 स्टेट्स है, उसके बाद 20 लाख वाली वो कुछ 6-7 स्टेट्स हैं। ठीक, exemption for individuals या businesses exclusively supplying goods. To qualify, aggregate turnover in the financial year must not exceed 40 lakh rupees. Exceptions क्या है? Persons mandatorily required registration under section 24, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। Suppliers of specific goods like ice cream, pan masala, tobacco, fly ash products, building bricks, bricks made from fossils, earthing और roofing tiles। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये जो अगर इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। सप्लायर्स ऑफ इंट्रा स्टेट टैक्सेबल गुड्स इन सर्टेन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इन स्टेट्स में अगर आप कर रहे हो तो 40 लाख से कम पे भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। दूसरा, पर्सन्स ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूइंग अंडर द एक्ट। देखो, इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विस सप्लायर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, अगर आप इंटर स्टेट हो तो अगर आप इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और 20 लाख से कम आप कर रहे हो तो वो चलेगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन फॉर इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विस सप्लाईज। ठीक है, टू क्वालिफाई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस मस्ट नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड आ जाते हैं। अगर मैं कोई ऐसी सप्लाई कर रहा हूं जिसपे हमेशा रिवर्स चार्ज में लगेगा, मतलब मैं कुछ ऐसी सप्लाईज कर रहा हूं जिसपे जो मेरा रेसिपिएंट है वो रिवर्स चार्ज में ही जीएसटी पे करेगा, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा हूं जिसके और उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन दो आई एम सेलिंग इट इंटरस्टेट। गुड्स के केस में इंटर स्टेट गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो, इंटर स्टेट सर्विसेज अलाउड है 20 लाख तक, लेकिन इंटर स्टेट गुड्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इंटर स्टेट गुड्स जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो इंटर स्टेट तो 20 लाख तक आप अलाउड हो टू नॉट टेक एनी रजिस्ट्रेशन। The exemption for individuals or businesses making interstate taxable supplies of notified handicraft goods, aggregate value of such supplies must not exceed 20 lakh rupees और 10 lakh rupees है special category states के लिए। Casual taxable person making taxable supplies of handicraft goods and handmade shawls, stores, etc. इनको भी exemption है, 20 लाख तक इनको exemption है, और special category के state में 10 लाख तक है। लेकिन ये पैन और ई वे बिल्स इन लोगों को तब भी देने पड़ेंगे। Additional notes क्या है देखो, exemptions also apply to interstate taxable supplies of certain products predominantly crafted by hand even if machinery is used. Aggregate turnover and PAN requirements apply to these exemptions। आओ सवाल करते हैं, देखो जी। P Limited, a registered person, provided following information for the month of October 22. Intra-state outward supplies 8 lakh rupees, interstate exempt outward supply 4 lakh rupees, turnover of exported goods 20 lakh rupees, payment of IGST 120, payment of CGST या SGST, payment of customs duty on export, payment made for availing GTA services 3 lakh rupees। सुनो, GST is payable on reverse charge for GTA services, हमें पता है।
Explain the meaning of aggregate turnover under section 2 clause 6 of the CGST Act and compute the aggregate turnover of P Limited for the month of October 22. All amounts are exclusive of GST. अब आप मेरे को एक बात बताओ, एग्रीगेट टर्नओवर में ये आएगा? आएगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में ये आएगा क्या? इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, बिल्कुल आएगा। इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, बिल्कुल आएगा, इवन दो इट इज एग्जेम्प्ट, आएगा। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, बिल्कुल आएगा। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, क्या ये आएगा? नहीं, ये तो आपका टैक्स है, ठीक है, और वो भी जीएसटी वाला है। पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ना। पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, क्या ये आएगा? यस, ये आएगा। कहां लिखा था एग्रीगेट टर्नओवर में कि कस्टम्स ड्यूटी नहीं आएगा? कस्टम्स ड्यूटी के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था ना, ये आएगा। एंड पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीएस सर्विसेज, क्या ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस पर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, ठीक है, इसमें आपको रिवर्स चार्ज पर जीएसटी पे करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये चार चीजें आ जाएंगी। एग्रीगेट टर्नओवर 32,40,000 रुपीज का हो जाएगा, ठीक। आओ सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लेट्स सी। Compulsory registration under GST is mandated for specific categories of persons regardless of their turnover. कुछ essential details इसकी यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहला, interstate taxable supply, ठीक है। अगर कोई भी बंदा interstate taxable supply कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा taxable services दे रहा है interstate, तो फिर 20 लाख तक उसको exemption है, ठीक है। तो जब मैंने अनअकैडमी में जॉब करना शुरू किया था, जब मैंने अनअकैडमी में एज एन एजुकेटर ज्वाइन किया था, तो मतलब वो जॉब नहीं था, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं था, वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट वाला था। तो फिर जब तक मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं कर गया, आई वाज सप्लाइंग इंटर स्टेट सर्विसेज, आई एम स्टिल सप्लाइंग इंटर स्टेट सर्विसेज टू एकाग्रता, राइट। बट क्योंकि अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, इसलिए आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अनअकैडमी, right? So when I started working at an academy, so I was providing interstate services. मैं उत्तर प्रदेश में बैठा था और मैं कर्नाटका की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो I was providing interstate supply of services. I was supplying interstate services, but still I was not liable to get myself registered unless my turnover crossed 20 lakh of rupees. ठीक, और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आ जाता है। इधर देखो नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, यहां पर भी 20 लाख तक आपकी लिमिट है, 20 लाख तक करने की कोई जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज, सॉरी, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को वैसे तो हमेशा करना होता है, लेकिन 20 लाख से कम में उसका एग्जेम्पशन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस आर ऑलवेज लायबल टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड, लेकिन अगर 20 लाख से कम है तो नहीं। तो CTPs without a fixed place of business in the concerned state or UT intending to make supplies are required to register. Those making interstate taxable supplies or notified handicraft goods have a threshold limit of 20 lakh rupees. ठीक। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी, अगर कोई बंदा रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी वाली चीजों को परचेज कर रहा है, सपोज मैं रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी वाली चीजों को परचेज कर रहा हूं, तो मुझे जीएसटी में रजिस्टर अपने आप को कराना पड़ेगा। Individuals liable to pay tax under reverse charge where the recipient is responsible for tax payment must register under GST. उसके बाद आते हैं आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो सेक्शन 9(5) वाले थे, कौन से थे? 4 थे, जोमैटो, स्विगी, अर्बन क्लैप, मेक माई ट्रिप या ओयो, और चौथा वाला कौन सा था? ओला, उबर, ठीक है। ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को भी जरूरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। अगर कोई टैक्स डिडक्टर है, मतलब कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी में टीडीएस काटे, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। एजेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो एजेंट्स को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके बारे में आप लोग ज्यादा सीए फाइनल में पढ़ोगे। सर्विस सप्लायर्स वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अच्छा, अब यहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कई सारे सप्लायर्स जो है, उनको जो 9(5) के अलावा, ठीक है, अगर मेरे को अपनी किताबें बेचनी है अमेजोन पर, तो क्या ये अमेजोन वाली चीज 9(5) में आ रही है? 9(5) में तो वही 4 चीजें थी, ठीक है, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप या ओयो, और एक और थी अर्बन क्लैप, ठीक है। तो 9(5) में तो यही 4 चीजें। 9(5) के अलावा अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, तो फिर मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो persons providing goods or services excluding section 9(5) services to an e-commerce operator liable to collect tax at source under section 52 are not required to register if their aggregate turnover remains below 20 lakh rupees. ठीक, तो 20 लाख तक का exemption है। E-commerce operators tax collection institute, every e-commerce operator obligated to collect tax at source under section 52 must register. ये जो TDS TCS वाली चीजें हैं जीएसटी के अंदर, ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। May 24 वालों के लिए आ गया है इंटरमीडिएट में, लेकिन नवंबर 23 वालों के लिए फाइनल में ही है।
OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स, इसके बारे में भी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट किसी भी और चीज को, किसी भी और पर्सन को कह सकती है कि तुम्हें जबरदस्ती, तुम्हें कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये भी गॉन। आओ देखो, state with brief reason whether following supplies of taxable goods are required to register under GST law. Number 1, Mr. Raghav is engaged in wholesale cum retail trading of medicines in the state of Assam. His aggregate turnover during the financial year is 9 lakh rupees, which consists of 8 lakh rupees as intra-state supply and 1 lakh rupees as interstate supply. बताओ, registration करना होगा इनको, ये interstate supply of goods में चलेगा। interstate supply of goods वालों को GST में registration करना पड़ेगा, ठीक है। तो mandatorily required to registration, mandatorily required to obtain registration under GST law, ठीक है। अब देखो, SN गुप्ता of Rajasthan is engaged in trading of taxable goods on his own account, अपने आप से भी बेचते हैं, and also acting as an agent of Mr. Rishi of Delhi। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो तो अपनी वाली भी करते हो, और एज एन एजेंट जो आप बेच रहे हो, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो आप बेच रहे हो, उसको भी आपको कंप्यूट करना होता है, इंक्लूड करना होता है। His turnover in the financial year 21-22 is of 12 lakh rupees on his own account and 9 lakh rupees on behalf of the principal. Both the turnovers are intra-state supply, ठीक है। अब 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए, 9 लाख और 12 लाख, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट की बात है तो 40 लाख है, ठीक है। अच्छा, ये राजस्थान में है, तो राजस्थान कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी नहीं आ रही है, तो 12 लाख प्लस 9 लाख कितना हो गया, 9 10 11, तो 21 लाख, 21 लाख हो गया। 40 से तो बहुत कम है, क्या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? सॉरी, एजेंट्स को तो कराना ही पड़ता है, एजेंट्स को तो कराना ही पड़ता है। 20 लाख एजेंट्स के लिए, 20 लाख की लिमिट है, वेरी सॉरी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था ना, एजेंट्स जो होते हैं यहाँ पर, एजेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको तो कराना ही होता है, लेकिन इनके लिए क्या है, इनके लिए हमेशा ही होता है, एजेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को हमेशा ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन्हें कराना होता है, ठीक है। तो persons who make taxable supply of goods on behalf of other taxable persons, whether as an agent or otherwise, are required to obtain registration compulsorily under GST laws, irrespective of the quantum of aggregate turnover. Aggregate turnover includes all supplies made by the taxable person, whether on his own account or made on behalf of all principals. Since Mr. S.N. Gupta is also acting as an agent of Mr. Rishi of Delhi, he is required to obtain registration compulsorily under GST laws. तो यहाँ पर compulsorily इनको GST में registration कराना होता है, right? अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इसके बाद वाले जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये प्योरली थियोरेटिकल सेक्शंस हैं, ये प्योरली थियोरेटिकल सेक्शंस हैं। इनमें मेरे पढ़ाने का एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत क्रिस्प और कंसाइज वे में आप लोगों को यहाँ पर नोट्स दिए हुए, और जहां जहां अमेंडमेंट्स हैं वहां वहां मैंने बोल्ड किया हुआ है। देखो, जैसे ये बोल्ड में दिया हुआ है, ये आपका बोल्ड में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपका बोल्ड में दिया हुआ है, ये आपका बोल्ड में दिया हुआ है। तो जहां जहां अमेंडमेंट्स है वो मैंने आपको बोल्ड में दिया हुआ है, और उसके बाद एक समरी भी बनाकर दी हुई है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, ठीक है। ये सारे चार्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, समरी नोट्स में ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं फिर भी एक काम करता हूं, एक बार मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं, राइट। थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। इसको मैं आप लोगों के सामने एक बार रीड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि खुद से रीड करने में थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। मैं आपको पढ़ पढ़ के अगर बताता रहूंगा ना, कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, एटलीस्ट कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए कैसे भी आप इसको सुन सकते हो, तो काफी सारी चीजें आपको सुनते सुनते भी दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25, सबसे पहली चीज आती है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। Individuals liable for GST registration must apply within 30 days of becoming eligible, ठीक है। जिस दिन से आप लाइबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। Applications should be submitted for each state or union territory where registration is required. Common sense, self-explanatory. For supplies from territorial waters, registration should be obtained in the coastal state or the union territory. तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, अगर आप territorial waters में दे रहे हो तो जो भी सबसे पास वाला स्टेट की कोस्टल लाइन होगी उस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स रिक्वायर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इन लोगों को सेपरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, रहेजा सर्विसेज लिमिटेड एक्सीडिंग 20 लाख रुपीस ऑफ टर्नओवर इन राजस्थान मस्ट रजिस्टर विद इन 30 डेज इन राजस्थान, ठीक। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, a person gets only one registration in a state or union territory. Multiple branches within a state can be covered under single registration, designating one place as a principal and others as additional places,
ठीक है। तो यू कैन सी कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को मैंने एकदम कंसाइज क्रिस्प और एक एक सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैंने आप लोगों को पुट करके रखा हुआ है, जिससे पूरी समरी आप लोगों के सामने यहां पर आई। यू डोंट नीड टू रीड दोस 50 पेजेस। क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, क्वेश्चंस आपको करने, क्वेश्चंस में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चन करना है। टुडे इज 18th of September 2023, you still have enough time, you are supposed to do at least the questions जो मैंने आपको अपनी बुक में दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हम लोगों ने आपकी रेगुलर क्लासेस की थी, तो मैंने रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि देखो जो अमेंडमेंट्स है ना, वो क्लासेस खत्म होने के बाद तक एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। क्योंकि क्लासेस हम लोगों ने, रेगुलर क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करनी थी जनवरी फरवरी में, और मैंने आपको तभी बताया था कि जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो 30th अप्रैल तक के आएंगे, नवंबर 23 में। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए डालूंगा, तो वो मैंने किताबों में डाल रखे, डायरेक्ट टैक्स में भी, इनडायरेक्ट टैक्स में भी। तो यू मस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द बुक, ठीक है। आपको बुक में लिखे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सेपरेट registrations फॉर मल्टीपल प्लेसेस में बी ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो अगर आपको एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल प्लेसेस है तो उसके लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशंस ले सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पे आ जाओ। Individuals not obligated to register under section 22 or 24 can voluntarily apply। 22 में तो लाइबिलिटी आ जाती है, 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। 22 में क्या है, सेक्शन 22 क्या है, सेक्शन 22 वही कह रहा है कि 40 से ऊपर गुड्स का, 20 के ऊपर सर्विसेज का रजिस्टर कर लो। 24 क्या कह रहा है, इन लोगों को कंपलसरीली रजिस्टर करना होगा। 23 क्या कह रहा है, व्हाट इज सेक्शन 23 सेइंग, सेक्शन 23 सेइंग कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स द एंटिटी टू जीएसटी रूल्स। तो अगर आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको जीएसटी रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। एडवांटेजेस इंक्लूड ईज ऑफ बिजनेस विद रजिस्टर्ड एंटिटीज। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि सर कोई भी इंसान वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहेगा, क्योंकि आप आगे क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब भी जो भी सामान आप बेचोगे उस पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना चिप्स के पैकेट का, कि अगर आप किसी रिटेल शॉप से, किसी बड़े वाले शॉप से परचेस करोगे तो आपको जीएसटी बिल मिलता है, उसमें चिप्स का अगर 20 रुपए का पैकेट है तो उसमें 18 रुपए का चिप्स है और 2 रुपए का जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। लेकिन अगर आप किसी छोटी वाली दुकान से खरीदोगे तो फिर आपको 20 रुपए का चिप्स मिलेगा। वो अलग बात है कि सिंस आप रिटेल कंज्यूमर हो तो आपको उसका क्रेडिट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो करेगा। अब आप ये सोचो कि सपोज मेरे को अपनी रिटेल शॉप खोलनी है, ठीक है। सपोज मेरे को अपनी रिटेल शॉप खोलनी है, मेरे को चिप्स की दुकान खोलनी है। मैं चिप्स कहां से खरीदूंगा, अपने घर के बगल वाली दुकान से खरीद खरीद के बेचूंगा, उससे उससे मैं बल्क बाय करूंगा, या मैं किसी एक बड़े होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क बाय करूंगा। अगर मैं बड़े मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से बल्क बाय करूंगा, वो मेरे को टैक्स इनवॉइस देंगे, मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने शॉपकीपर के बगल वाले से करूंगा, अगर मैं अपने घर के पास वाले शॉपकीपर से करूंगा, इवन दो आई एम बल्क बाइंग, वो मेरे को फिर भी 1-2 रुपए का डिस्काउंट दे देगा, लेकिन क्या मैं जीएसटी का क्रेडिट ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ये बात है। तो एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लेने के, कि जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है उनके साथ बिजनेस में आसानी हो जाती है। Distinct persons for multiple registrations, देखो multiple registrations for one person are treated as distinct entities under GST। Distinct persons for premises in separate states, तो registration for premises in different states are treated as different distinct entities, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। पैन जो है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। जो भी जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसमें पहली 2 डिजिट्स स्टेट कोड होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है 09, तो मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसकी पहली 2 डिजिट्स जो है वो स्टेट कोड होती हैं। उसके बाद 10 डिजिट्स पैन की होती हैं, और उसके बाद 3 डिजिट्स चेक डिजिट्स होती हैं, ठीक। आओ देखो, तो every GST applicant must possess a permanent account number. PAN ensures consistent financial tracking across tax systems. Tax deduction and collection account number can be used instead of PAN for tax deduction cases. तो जब आपको ये हम लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि अगर आपको टीडीएस काटना होता है तो यू नीड टू हैव अ टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो पैन के अलावा, पैन की जगह पर। Aadhaar authentication of registered persons. Every registered person must undergo Aadhaar authentication. Aadhaar is a unique identification number. Alternate means of identification are available for those without Aadhaar. अगर आपके पास आधार नहीं है तो alternate means available है। Aadhaar authentication for grant of registration. Individuals seeking GST registration must undergo Aadhaar authentication or provide alternative identification if they lack Aadhaar.
आधार फॉर नॉन इंडिविजुअल्स, एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स यानी कॉर्पोरेट्स वगैरह मस्ट अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आधार नंबर्स फॉर ऑथराइज्ड पर्संस. Non-applicability of Aadhaar authentication. Exemptions from Aadhaar authentication are specified on certain individuals, classes of persons, or states or union territories through government notifications. Non-resident taxable person क्या होता है? Non-resident taxable persons can apply for registration using documents other than Aadhaar. जो non-residents है, तो इंडिया के बाहर थोड़ी है आधार. Mandatory registration for non-compliant entities. Entities liable for registration that fail to apply may be registered by the proper officer. तो अगर आप liable for registration हो लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर आपको मैंडेटरीली रजिस्टर कर सकता है. देखो सर, unique identity number for specialized agencies, consulates and other notified persons can obtain a unique identification number for specific purposes including claiming tax refunds. Registration verification authorizes verify registration applications within 3 working days. ठीक है, अथॉरिटीज है, सॉरी ऑथराइजेज नहीं है, अथॉरिटीज जो है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को 3 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करती हैं. रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इफ द एप्लीकेशन मीट्स रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज डेफिशिएंसीज आर कम्युनिकेटेड. ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन सही है तब तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अदरवाइज जो भी डेफिशिएंसीज होंगी वो आपको बता दी जाएंगी. Issuance of registration certificate. After approval, a certificate of registration is issued in a prescribed format. Deemed grant of registration certificate or a unique identification number. तो unique identity number. If no rejection or deficiencies are communicated within the specified time, the application is deemed to be granted. ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ध्यान देना. Declaration of PAN mandatory. तो PAN declaration is mandatory for persons required to register under section 25(1) or opting for voluntary registration under section 25(3). The declaration is made in part A of form GST REG 01. ठीक है, तो एक फॉर्म होता है GST REG 01. इसके पार्ट ए में आपको पैन का डिक्लेरेशन देना होता है ऑन द कॉमन पोर्टल और थ्रू अ नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर. Exemptions from PAN declaration apply to specific categories like non-resident taxable persons, TDS, TCS deductors and certain online service providers. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके पास पैन होगा नहीं. जो TDS, TCS डिडक्टर्स हैं वो टैन अप्लाई कर देंगे, TAN, एंड सर्टेन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स उनके पास भी पैन होगा नहीं. ठीक है, अब एक ये नया अमेंडमेंट आया है आपका जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर 2022 को आया था. वैलिडेशन ऑफ पैन. तो द पैन provided by the applicant will be validated online by the common portal using the database maintained by the CBDT. ठीक है, CBDT जो डायरेक्ट टैक्सेस वाला होता है, CBDT के पास होता है ना पैन, तो आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैन एंटर करते हो वो पैन का वेरिफिकेशन CBDT करेगा. The PAN will also be verified through separate one-time passwords sent to the mobile number and email addresses linked to the PAN. तो ये कुछ खास अमेंडमेंट है नहीं, ये अगर नहीं भी होता तब भी हमें ये सब पता ही था. ठीक, टेम्पररी रेफरेंस नंबर देखना. तो आफ्टर पैन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सक्सेसफुली वेरीफाइड, अ टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड. द टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट वाया ईमेल एंड मोबाइल नंबर. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द जनरेटेड रेफरेंस नंबर, जो यहाँ पर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है, applicant electronically submits an application in part B of GST or form GST REG 01. तो अभी हम पार्ट ए के बारे में बात कर रहे थे. पार्ट ए में आपने पैन वगैरह डाला, वहां से एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ और उसके बेसिस पर आपने पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01 में कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी. The application must be signed or verified using an electronic verification code EVC. Required documents specified in form GST REG 01 should also be submitted. Application can be submitted directly on the common portal or through a facilitation center. आप डायरेक्टली भी कॉमन पोर्टल के थ्रू कर सकते हो या फैसिलिटेशन सेंटर. अब देखो नया रूल आया है आधार ऑथेंटिकेशन का, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन में कुछ कुछ चेंजेस आए. क्या है देखो, ये भी 26 दिसंबर 2022 से. If an applicant chooses to authenticate their आधार नंबर except for those exempt, मतलब जो लोग exempt है उनकी बात नहीं हो रही है, जो आधार नंबर अगर आपको authenticate करवाना है, they must undergo the आधार authentication process while submitting the application. तो आपको आधार authentication का जो process है वो undergo करना चाहिए. The date of submission will be either the date of Aadhaar authentication or 15 days from the submission of Part B of Form GST REG 01, whichever is earlier. तो सबमिशन डेट हम क्या मानेंगे, जो आपने इलेक्ट्रॉनिकल सबमिशन किया है, इलेक्ट्रॉनिकली आपने सबमिट किया है अपनी एप्लीकेशन को, उसकी डेट हम क्या मानेंगे, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट करवाया या सबमिट करने के 15 दिन के बाद. बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन देखो,
For applicants who opt for Aadhaar authentication and are identified on the common portal based on data analysis and risk parameters, they will need to undergo biometric based Aadhaar authentication. तो वहीं पर आपको पोर्टल ही बताएगा कि तुम लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत है, ठीक है। देखो कौन बताएगा, कॉमन पोर्टल बताएगा। एप्लीकेंट्स हु ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, सपोज मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और मुझे कॉमन पोर्टल ने डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, कि यार ये बंदा थोड़ा खतरनाक है, तो इसका आधार ऑथेंटिकेट करो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वाले फॉर्म से। This involves verifying the applicant's biometric data and taking their photograph if they are an individual, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेंट है अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका बायोमेट्रिक डेटा मतलब थंबप्रिंट्स वगैरह लेने होंगे, फोटोज लेनी होंगी। फॉर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स द प्रोसेस विल बी नोटिफाइड एज पर सेक्शन 25(6)(c), ठीक है। The original copies of the uploaded documents in form GST REG 01 will also be verified at a notified facilitation center. तो GST REG 01 में जो भी हम लोगों ने ओरिजिनल कॉपीज की थी, अपलोड की थी, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। The application will be considered complete only after this process. तो जो आपने एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। Central government can notify the states or union territories where biometric based Aadhaar authentication is not required. Notification number ये specifies that the provisions of Rule 84A do not apply in all states and union territories except Gujarat. ये 84A and 4B, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं ये सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल होते हैं। आओ देखो उसके बाद रूल 85, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर रूल 84A an e-acknowledgement in form GST REG 02 is issued electronically to the applicant, ठीक है। तो फिर ये सारे प्रोसेस के बाद आपको फॉर्म GST REG 02 में एक ई एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये राइड नहीं होगा, रूल होगा। Rule 86. A temporary reference number is provided to those applying as casual taxable person. This number is required for making advance tax deposits as per section 27. Electronic acknowledgement is issued only after tax deposit is made. ठीक है, आओ यहां पर भी आपके पास आ जाते हैं अमेंडमेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा और उसको अप्रूव किया जाएगा और इसके लिए भी आपके पास आ जाते हैं कुछ अमेंडमेंट्स। देखो एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर, अप्रूवल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 7 वर्किंग डेज। क्या है, प्रॉपर ऑफिसर examines the application and accompanying documents. If everything is correct, registration is approved within 7 working days. In some cases, if certain conditions apply, the registration may be granted within 30 days after conducting physical verification of the business premises, ठीक है। तो business premises का physical verification conduct करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर होगा। क्या क्या कंडीशंस है, पहला फेलियर टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट ऑप्टिंग फॉर इट, ठीक है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है इससे, fails to undergo authentication of Aadhaar number or chooses not to authenticate it, the registration will be granted within 30 days after physical verification of the business premises, ठीक है। तो उसका पहले business premises का physical verification होगा और उसके 30 दिन के बाद आधार नंबर अलॉट किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर्स, ठीक है। तो इफ अ पर्सन हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन बट is identified on the common portal for carrying out physical verification on the business premises due to data analysis and risk assessment, the registration will be granted within 30 days after the physical verification. तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने ये इसी बारे में बात की थी कि मैं कह रहा हूं मेरा आधार ऑथेंटिकेट करो और जो कॉमन पोर्टल है वो कह रहा है कि ये तो खतरनाक बंदा है, तो इसका पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। Physical verification of place of business, the proper officer with the approval of higher ranking officer may decide to carry out physical verification of the business premises. तो कई बार प्रॉपर ऑफिसर को भी लग सकता है नहीं यार ये बंदा सही नहीं लग रहा है, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। Deficiency found in application, ई नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट होती है या उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देता है फॉर्म जीएसटी आरईजी 03 में 7 वर्किंग डेज के अंदर। आप सीक्वेंस देख रहे हो कितना सिंपल है। जीएसटी आरईजी 01 में पार्ट ए में आपने पैन वगैरह अप्लाई किया, पार्ट बी में आपने एप्लीकेशन दे दी,
GST REG 02 में आपको उसका नोटिफिकेशन आ गया, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ ना कुछ आ गया। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो GST REG 3 में आपको नोटिस दे दिया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। However, in the following cases, the notice may be issued within 30 days from the date of application submission। वैसे तो 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ये 3 केसेस है तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आएगा। ऑब्वियसली कब? जब रजिस्ट्रेशन के लिए ही 30 दिन की जरूरत है, मतलब सेम चीजें। If a person who is not exempt from Aadhaar authentication fails to undergo Aadhaar authentication or chooses not to authenticate their Aadhaar number, क्योंकि फिर ऐसे में तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है ना, तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है तो 7 दिन के अंदर अंदर लाना तो बेकार है, क्योंकि 30 दिन का तो टाइम यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लिया हुआ है। If a person who has already undergone Aadhaar authentication is identified on the common portal for a physical verification of business premises based on data analysis and risk assessment, तो ऐसे में भी 30 दिन का टाइम है। If the proper officer with the approval of a higher ranking officer decides to conduct physical verification of business premises, इसमें भी ये वाली चीज है। The applicant must respond with clarification, information or documents from GST REG 04 within 7 working days। तो मेरे पास नोटिस आया, ठीक है, मैंने अप्लाई किया GST REG 01 में, तुरंत एक नंबर जनरेट हो गया GST REG 02 में, सैटिस्फैक्टरी कुछ नहीं था, तो GST REG 03 में मेरे पास नोटिस आया, GST REG 04 में मेरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा 7 वर्किंग डेज के अंदर। अब मैंने क्लैरिफाई कर दिया, उसके बाद अप्रूवल होगा। तो इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड विद द एप्लीकेंट्स क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, अगर वो मेरे क्लैरिफिकेशन से सैटिस्फाइड है, रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसीट। तो जिस दिन मैंने उसको अपना क्लैरिफिकेशन सबमिट किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये मेरे को रजिस्ट्रेशन अप्रूव करके दे देगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन 7 डेज, ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं आया, अगर 7 दिन के अंदर अंदर मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। If the applicant does not respond to the notice or if the proper officer remains unsatisfied, the application can be rejected. Rejection is communicated electronically using form GST REG 05. Deemed approval. If the proper officer fails to take action within specified time frames, application is deemed approved. Time frames include 7 working days for successful Aadhaar authentication or exemption, 30 days if Aadhaar authentication fails or is opted out, and 7 working days from receiving requested clarification information or documents। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया, अगर आधार ऑथेंटिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर मेरे को प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, तो मान लिया जाएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया। अगर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या ऑप्टेड आउट हुआ या फिर कुछ भी हो गया, तो 30 दिन का टाइम फ्रेम है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया तो फिर मान लिया जाएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। और अगर जब इसने मेरे से, प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे से क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मांगे और मैंने दिए, मैंने मेरे देने के 7 दिन के अंदर अंदर इसका कोई जवाब नहीं आया, तो मान लिया जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। इसी का यहाँ पर अब आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये आप लोग अपने आप से देख सकते हो, ठीक है, ये तो आप लोग अपने आप से देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। आओ सर आगे आते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, काफी देर से बात हो रही थी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस मे बी रिक्वायर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आउटलाइंड इन रूल 25। क्या है रीजंस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन? तो फिजिकल वेरिफिकेशन मे बी नेसेसरी इन केसेस वेयर आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फेल्स, आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट सिलेक्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, या द प्रॉपर ऑफिसर हैज अदर रीजंस इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। Conducting the verification, the proper officer arranges for the verification of the business premises in the presence of the person concerned। अगर मेरी business premises की physical verification करनी है तो मेरे सामने ही करनी पड़ेगी। Verification report and documents, after verification the report is prepared including necessary documents and photographs। तो इसके बाद एक report prepare की जाती है। Uploading the report, the verification report along with the supporting documents and photographs is uploaded on the common portal using GST REG 30। Time frame for uploading the verification report must be uploaded within 15 working days from the date of physical verification। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इधर, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आ जाता है रूल नंबर 10 में, ये आ जाता है आपका रूल नंबर 10 में, ठीक। तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन 15 डिजिट GSTIN आपको मिलता है। तो अपॉन अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट रिसीव्स अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST REG 06। The registration certificate displays the main place of business and additional places of business along with a unique 15-digit GSTIN, जिसमें से पहली 2 डिजिट स्टेट कोड है, बाकी के आगे की 10 डिजिट
पैन है तो 12 यहां पर हो गई, और बची हुई 3 वो चेक डिजिट्स हैं, वो टोटल 15 हो गया। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेशन इज मेड विद इन 30 डेज, ठीक है। तो अगर आप जिस दिन लायबल हुए, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन डेट आपकी कब से मानी जाएगी? If the application is submitted within 30 days of becoming liable for registration, registration is effective from the date of becoming liable, ठीक है। तो जिस दिन आप लायबल हो गए थे उसी दिन की डेट आपको अलॉट कर दी जाएगी कि आप उसी दिन से रजिस्टर्ड हो गए हैं। Effective date of registration if application is not made within 30 days. So if the application is not submitted within 30 days of becoming liable, registration is effective from the date of registration approval. तो फिर जिस दिन registration आपका approve हो जाएगा उसी दिन से आप registered कहलाओगे। Digital signature of RC मतलब registration certificate. The registration certificate is digitally signed or verified through an electronic verification code by the proper officer. Grant of registration certificate within 3 working days if deemed approved. If registration is deemed approved under Rule 9(5), applicant receives the GSTIN and registration certificate within 3 working days after the expiration of the specified period in Rule 9(5). Furnishing of bank account details. Registered persons, excluding those required to deduct or collect tax at source or voluntary registrants, must provide bank account details and other necessary information on the common portal within 45 days from the date of registration or the due date of filing the return under section 39, whichever is earlier. ठीक है, तो ये आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी। आओ देखो, determine the effective date of registration under CGST Act 2017 in respect of the following cases with explanation. तो ये क्या है? The aggregate turnover of Varun Industries of Mumbai has exceeded 40 lakh rupees on 1st August 22. It submits the application for registration on 20th August. तो फर्स्ट को लायबल हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर दे दिया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड ऑन 25 अगस्त। तो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या मानी जाएगी? 1 अगस्त मान ली जाएगी, ठीक है। तो 1 अगस्त मान ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन की डेट 1 अगस्त मान ली जाएगी, ठीक, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर दे दिया। Seva Infotech services are provider of internet services in Pune. Aggregate turnover of them exceeds 20 lakh rupees on 25th September. It submits the application for registration on 27th October. क्या 30 दिन के अंदर अंदर किया? नहीं। तो जिस दिन registration approve होगा उसी दिन की डेट मानी जाएगी। Registration certificate granted on 5th November 2022. तो date of registration क्या मानी जाएगी? Date of registration 5th November 2022 मान ली जाएगी, ठीक है। आओ आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात की जाए। Purposes requiring Aadhaar authentication, the registered persons must undergo Aadhaar authentication for applying to revoke cancellation of registration. अगर आप अपना अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे रहे हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया और आप अप्लाई कर रहे हो कि यार क्यों जबरदस्ती मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, रिवोक करो इसको, तो फिर उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, तो अगर मैं रिफंड की कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं तो मेरा आधार ऑथेंटिकेट होगा। क्लेमिंग रिफंड अंडर रूल 96 फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, तो एक्सपोर्टेड गुड्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, कि अगर मैं कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, समझना बात, अगर मैं कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैंने वो लिया था, जो मैंने इनपुट्स लिए थे, उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा, ठीक है, उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा। तो उस पर अगर मैंने जीएसटी पे किया तो मेरे को उसका रिफंड चाहिए ना, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट गुड्स पर तो जीएसटी लगेगा नहीं। अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगा तो उस पर तो जीएसटी लगेगा नहीं। तो अगर मैंने उसके एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी परचेज किया था उस पर तो मैं जीएसटी पे कर चुका हूं, राइट। तो मैं आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा? तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को उसका रिफंड चाहिए। रिफंड अगर कराना है मेरे को तो आधार ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। पर्सन सब्जेक्ट टू आधार ऑथेंटिकेशन, तो देखो यहां पर depending on the type of entity, Aadhaar authentication is required for आधार ऑथेंटिकेशन किस किस को चाहिए होता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेट चाहिए होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर का चाहिए होता है, किसी भी पार्टनर का। एचयूएफ के लिए कर्ता का, कंपनी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का या होल टाइम डायरेक्टर का। एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी के लिए एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। ट्रस्ट के लिए द ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्संस विदाउट आधार नंबर, अगर आधार नंबर है ही नहीं तो फिर if entity required to undergo Aadhaar authentication does not have an Aadhaar number, they must provide an Aadhaar enrollment ID slip and additional identification documents. तो आप पहले आधार के लिए अप्लाई करो, और जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक आधार एनरोलमेंट आईडी मिलती है, आप उसका वेरिफिकेशन कराओ, उसका ऑथेंटिकेशन कराओ। आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द आधार नंबर, और उसके बाद जब आपको आधार नंबर मिल जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप आधार का ऑथेंटिकेशन कराओ,
ठीक है, तो आधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप आधार के लिए अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपको वो आधार एनरोलमेंट आईडी मिलती है, आप उसको वेरीफाई करवाओ, और उसके बाद जब आपको आधार मिल जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने आधार को भी ऑथेंटिकेट करवाओ। नेक्स्ट, रूल 11, separate registration for multiple places of business within a state or a union territory. Conditions for separate registration: a person with multiple places of business within a state or union territory can apply for separate registration provided they meet specific conditions. The person must have more than one place of business. If they pay tax under section 9 for one place, they cannot opt for composition scheme for any other place. ठीक है, सेक्शन 9 आपका लेवी ऑफ जीएसटी था, और सेक्शन 10 जो है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम हो जाता है। Each registered place of business must pay tax on supplies to other registered persons of business and issue relevant invoices. ठीक है, तो हर एक को अपना रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टैक्स इनवॉइसेस वगैरह पे करना पड़ेगा। Separate registration application: a separate application in form GST REG 01 must be submitted for each place of business requiring separate registration. Verification and grant of registration certificate: verification and registration grant process specified in rule 10 and rule 9 and rule 10 applies to applicants applications submitted under this rule. Simple है। suo moto registration: टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर कैन रजिस्टर पर्सन्स हु शुड बी रजिस्टर्ड बट हैव नॉट अप्लाइड एंड इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी REG 12. Effective date of registration: registration becomes effective from the date mentioned in the order granting the temporary registration. Application for permanent registration: फिर persons granted temporary registration must submit a permanent registration application within 90 days of the temporary registration or within 30 days of an appellate order if they appeal. ठीक है, तो अगर आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया गया है, तो अगर आप उससे खुश हो कि हाँ यार ठीक है मेरे को करना ही था, गलती तो मेरी थी, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलने के 90 दिन तक आपको दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया गया और आपने उसके लिए कर दी अपील कि यार ये तो गलत है, मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और कोर्ट वगैरह ने कह दिया कि देखो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको सिर्फ 30 डेज का टाइम मिलेगा। ठीक है, या तो आप रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के 90 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दो, 90 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दो, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। Verification and grant of registration certificate. Verification and grant of registration certificate. देखो, the verification and registration certificate issuance process specified in rules 9 and 10 applies to applications submitted under this rule. Effective GSTIN date क्या हो जाएगी? Goods and services tax identification number becomes effective from the date mentioned in the temporary registration order. ठीक है, तो temporary registration order में जो भी डेट है उसी दिन से आप deemed registered मान लिए जाओगे। देखो सर, display of registration certificate and GSTIN on the name board. Display at principal and additional places. Registered persons must display their registration certificate prominently at their primary business location and any additional locations. GSTIN display on the name board. GSTIN must be displayed on the name board at the entrance of the primary business location and any additional locations. Method of authentication. E-signature authentication. देखो, all documents including returns can be authenticated using digital signature certificates or e-signature specified under the Information Technology Act 2000. Companies must use digital signature certificates for document verification. Signature और verification में क्या है? Documents including online returns need to be signed or verified using an electronic verification code. The signatory depends on the registered entity type. E-notices authentication में क्या है? Notices, certificates and orders issued electronically must be authenticated using digital signature certificates, e-signatures or other specified modes of verification. तो खैर इसमें कुछ खास है नहीं, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। Assignment of unique identity number to certain special entities. आओ देखो, Rule 17 pertains to the assignment of unique identity numbers to special entities. E-application for UIN. देखो, special entities such as United Nations agencies, consulates, etc. must submit an electronic application in form GST REG 13 with an option to use electronic verification code for authentication. UIN and UIN applicable across India. तो ये जो UIN आपको ग्रांट किया जाता है, सेक्शन 25(9)(a applies to
entire territory of India. Assignment and RC issuance. The proper officer assigns a UIN based on application submission. Within 3 working days of the application submission, a certificate in form GST REG 06 serving as a registration certificate is issued. ठीक है. Section 26 आपके पास आता है deemed registration का. Section 26 outlines the process of deemed registration under CGST Act based on registration or rejection under the SGST Act. ठीक है. तो यहां पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में या रिजेक्शन हो जाता है तो उसमें कब कब डीम्ड रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट में आएगा वो सेक्शन 26 बताता है. If a person is granted registration or a UIN under the SGST or UTGST Act, it is considered deemed registration under the CGST Act unless the CGST Act rejects the application within the specified time frames. Rejection under one act is deemed rejection under the other acts as well. ठीक है. तो अगर एक एक्ट में रिजेक्शन हुआ तो दूसरे एक्ट का भी रिजेक्शन ही माना जाएगा. देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्संस. देखिए इधर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस में फर्क क्या है. सबसे पहले डेफिनेशन देखो. A person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services in a state or union territory where they have no fixed place of business is a casual taxable person. Any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services but has no fixed place of business or residence in India is a non-resident taxable person. Casual taxable person को पैन चाहिए होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को पैन नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर उनके पास है तो फिर वो अपने आप को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह से रजिस्टर करा सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी REG 01. NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जीएसटी REG 09 फिल करता है. बिजनेस रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस वही होंगे जो उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करते हैं. Files regular returns such as GSTR1 and GSTR3 be similar to regular taxable persons. ये तो हो गई casual taxable persons की बात. और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल करता है GSTR5. Casual taxable person is eligible to claim ITC on all inward supplies including goods and services, whereas जो non-resident taxable person होता है, he is eligible to claim ITC only for import of goods and not for domestic supplies or services. ठीक है. तो वो सिर्फ इंपोर्ट का ही क्रेडिट ले सकता है. आओ देखो इधर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्संस एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस. सेक्शन 27 में हम लोग अब आ गए हैं. एप्लीकेशन टाइम फ्रेम्स क्या है. कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days बिफोर कमेंसिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज. तो अपना बिजनेस शुरू करने के कम से कम 5 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ई एप्लीकेशन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस शुड सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन at least 5 days before commencing the business. If the business entity is incorporated outside India, they should provide their foreign tax identification number or any unique number assigned by their government or their PAN if available. ठीक. Authorized signatory कौन होगा. Application for registration by non-resident taxable person must be signed or verified by an authorized signatory. कौन होगा वो. Who is a person resident in India and holds a valid PAN. ठीक है. तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी कोई इंडियन होना चाहिए जिसके पास एक पैन है. देखो एडवांस डिपॉजिट. एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अ डिपॉजिट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन पीरियड मस्ट बी मेड. ठीक है. तो क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे सीटीपी की तरह से चाहे एनआरटीपी की तरह से, तो फिर आपको ये एस्टिमेट करना होगा कि आप कितने टाइम में कितना पैसा कमाने वाले हो, उसके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आने वाली है. An additional deposit equal to the estimated tax liability for any extension period must be made if requested. ठीक है. तो अगर आप कोई एडिशनल एक्सटेंशन पीरियड करवा लेते हो तो फिर आपको उसमें भी सपोज क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं इस वाले स्टेट में सीटीपी की तरह से अभी अपना बिजनेस करूंगा सपोज 1 हफ्ते के लिए. तो 1 हफ्ते में मैं कितनी सेल्स करूंगा, उस सेल्स के ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, इतना मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा. इतना मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा. ठीक है. और अगर मान लो मैं कहता हूं कि नहीं मेरे को 7 दिन का और एक्सटेंशन चाहिए, तो उस एक्सटेंडेड पीरियड में मैं कितना देने वाला हूं, वो भी कितनी सेल्स करने वाला हूं, उस पर कितना टैक्स आएगा, वो भी मुझे यहां पर जमा करना पड़ेगा.
crediting the deposits. The estimated tax deposit will be credited to the electronic cash ledger and can be used for tax payments as per section 49. Temporary reference number. A temporary reference number is issued to a non-resident taxable person for making an advance tax deposit. तो obviously बिना उसके tax जमा ही नहीं कर सकता. Registration acknowledgement is issued electronically only after depositing the advance tax. तो registration की acknowledgement आपको तभी मिलेगी जब आप advance में tax जमा कर दोगे तब. Verification and grant of registration certificate. Verification and issuance of the registration certificate follow the provisions of Rule 9 and 10 of the CGST rules. मतलब वही जो हम लोग इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Validity of registration. The registration certificate for casual and non-resident taxable person is valid for the period specified in the application or 90 days from the effective registration date, whichever is earlier. तो या तो जो भी period mentioned है वो या फिर 90 दिन, whichever is earlier. The proper officer may extend this initial 90-day period for a further 90 days on sufficient cause being shown. Proper officer से अगर आपने बात की तो 90 दिन का और आपको extension मिल सकता है. Taxable supplies can only be made after certificate of registration is issued. उसके बाद देखो Procedure for obtaining extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable persons. ठीक है, तो extension अगर आपको चाहिए तो क्या उसका process होगा? तो application for extension. Registered casual or non-resident taxable persons can apply for an extension of their registration period before their current registration validity ends. तो current registration खत्म होने के पहले ही आपको extended registration के लिए apply करना होगा. This application is submitted electronically in form GST REG 1111 through the common portal or a facilitation center notified by the commissioner. Application for extension is acknowledged and processed only after payment of the amount specified in section 27.2. मतलब extended period के लिए भी आपको एक बार calculate करना पड़ेगा, estimate करना पड़ेगा कि कितनी sales दूंगा, कितनी sales करूंगा, उस पे कितना tax आएगा. This amount represents the estimated tax liability for extended period of operation. Amendment of registration section 28. आओ देखो registered persons. सबसे पहले तो proper officer को inform करना होगा. तो registered persons and those assigned a unique identity number must notify the proper officer of any changes in the information provided during registration. ठीक है, तो registered persons and those assigned unique identity number must notify the proper officer of any changes in the information provided during the registration. रजिस्ट्रेशन में जो भी रजिस्ट्रेशन कराएं में सपोज मेरा जो रजिस्ट्रेशन मेरा सर्टिफिकेट उसमें क्या हुआ है, मेरा यहाँ वाला एड्रेस मेंशन है. अब कल को अगर मैं परमानेंटली किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाता हूं तो फिर मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड कराना पड़ेगा. ठीक है, चेंजेस शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 15 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द चेंज. 15 दिन के अंदर अंदर. Approval or rejection of amendments. The proper officer reviews the requested amendments to registration details and may approve or reject them. Approval or rejection. Approval or rejection follows a prescribed manner and time period. Certain particulars can be amended without approval. The person is given an opportunity to be heard before rejection. Deemed rejection या approval. So any rejection or approval of amendments under the State Goods and Services SGST Act or the UTGST Act is considered as rejection or approval under the CGST Act as well. Right? आओ प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं. प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी. तो रजिस्टर्ड पर्संस मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एनी चेंजेस. डेडलाइन विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज. इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन होना चाहिए. फॉर्म GST REG 14 वाया द कॉमन पोर्टल. अटैच रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. दूसरा अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट. कोर फील्ड चेंजेस आर अप्रूव्ड विद इन 15 डेज. कोर फील्ड्स कौन सी होती हैं? बिजनेस नेम, एड्रेस, की पर्सनल. तो ये तो 15 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाते हैं. फॉर्म GST REG 15 issued upon approval effective from the change date. तो ये आपको फॉर्म GST REG 15 इशू कर दिया जाता है अप्रूवल के बाद और जिस दिन से चेंज हुआ उसी दिन से ये मान लिया जाता है रजिस्ट्रेशन में चेंज. Core field changes apply to all PAN related registrations across states. Non-core field amendments take effect upon Form GST REG 14 submission. Changes to mobile email require online verification. PAN change due to business constitution change needs fresh registration. ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लो आपका पैन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर पैन चेंज हो जाता है जैसे वोडाफोन आइडिया मिलकर वी बन गए तो उनका पूरा पैन ही चेंज हो गया, उनका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया. राइट, तो अब वी का नया पैन आएगा तो नए पैन के हिसाब से वी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा. रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. Amendments typically effective from Form GST REG 14 submission.
Commissioner may allow retrospective changes in specific cases. Show cause notice for rejection. Officer can issue show cause notice form GST REG 03 if deemed unnecessary or incomplete. अगर मैंने मान लो अप्लाई किया अमेंडमेंट के लिए और ऑफिसर को लगा फालतू का अमेंडमेंट करवा रही है, तो फिर उसको GST REG 03 करके शो कॉज नोटिस बता सकता है. Notice served within 15 days of form GST REG 14. Registered person has 7 working days to respond. Reply to show cause notice. Registered person must reply using form GST REG 04 within 7 working days. Rejection of application. If an unsatisfactory reply or no response within the deadline, the officer rejects the application. GST REG 05. Deemed amendment. देखो, if the officer takes no action within specific time frames, यानी 15 days from the submission or 7 working days from show cause notice reply, the certificate is deemed amended. Amended certificate is accessible on the common portal. कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. ये इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट ये जो अमेंडमेंट वाला पढ़ रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस वाला पढ़ा था ना 90 डेज वगैरह वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे. कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखो, कैंसिलेशन कैन अकर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, या तो खुद से कर देगा, या बाय एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और देयर heirs. ठीक. Reasons for cancellation includes discontinuation, transfer, amalgamation or change in the business constitution, no longer liable for registration or voluntary cancellation. कुछ भी हो सकता है. Registration can be suspended during cancellation process. Cancellation by proper officer क्या हो जाता है? The proper officer can cancel if the registered person violates GST laws, ठीक है, fails to file returns or commences business late, obtains registration fraudulently. The person has a right to be heard before cancellation. The person no impact on tax liability. Cancellation doesn't affect the tax liabilities or obligations regardless of when taxes and dues are determined. ठीक है, मेरा जब तक रजिस्ट्रेशन है तब तक की मेरे को टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, राइट. तो जस्ट बिकॉज माय रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था तब तक का मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तब तक का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा. Deemed cancellation. Cancellation under SGST, UTGST is treated as cancellation under CGST. अगर SGST या UTGST में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो CGST में भी मान लिया जाएगा कैंसिलेशन है. Payment on cancellation. Payment is required. Amount is determined based on rules. Debited from electronic cash या credit ledger. Payment equals higher of ITC on goods in stock और output tax. तो पेमेंट होगा कितना, या तो गुड्स इन स्टॉक पे जितना भी आईटीसी था या तो वो, या तो आउटपुट टैक्स, whichever is higher. Payment covers ITC for stock items and capital goods on plant and machinery. Payment depends on ITC taken or tax on transaction value, whichever is higher. Application for cancellation of registration. देखो, apply for cancellation तो registered persons can request registration cancellation. Exclusions इसमें tax deductors, collectors and unique identity number holders आ जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन करना होता है आपको. यूज फॉर्म GST REG 16 फॉर कैंसिलेशन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या करना होता है? Information on existing stock including input, semi-finished or finished goods and capital goods, associated liability, इससे related जो भी आपकी liability है वो, payment details for this liability. Supporting documents. Provide relevant supporting documents with the application. Deadline क्या है? Submit the application and documents via the common portal within 30 days of the event requiring cancellation. Submission options क्या है? Apply directly or through a commissioner or commissioner notified facilitation center. फिर आता है आपके पास suspension of registration. Deemed suspension or cancellation application. Registered person's application for cancellation leads to suspension. आपने cancellation के लिए apply किया, suspension automatically हो गया. Starts from cancellation application date or the requested date. ठीक है, या तो जिस दिन आपने cancellation की application डाली वो हो गया, या फिर जो आपने अगर मान लो cancellation के application में आपने कोई डेट दी हुई थी कि इस दिन से cancel करो, तो उस दिन से deemed suspension मान लिया जाएगा. Remains until cancellation proceedings conclude. तो आपका registration तब तक suspended रहेगा. Suspension by proper officer. Officer suspends if there are cancellation grounds. अगर ऑफिसर को लग रहा है कि कैंसिल होना चाहिए तो वो सस्पेंड कर सकता है. Effective from officer's determined date. जिस दिन से ऑफिसर डिटरमिन करेगा उस दिन से. Continues until cancellation proceedings end. Suspension for anomalies in return. अगर आपका रिटर्न ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी सस्पेंशन किया जा सकता है. Significant return differences may trigger suspension. Informed via form GST REG 31 with a 30-day response period. तो 30 दिन के अंदर अंदर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो.
Restrictions during suspension, no taxable supplies, tax invoices or return filings during suspension. तो जब तक आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं देनी होंगी. No refunds during suspension. Refunds under section 54 not allowed during suspension. Suspension revocation revoked after cancellation proceedings effective from suspension start. Officer can revoke during proceedings or upon pending return filings. Reviewed provisions, revived provisions upon revocation following section 31(3)(a) on revised tax invoices and section 40 for first return on supplies during suspension. ठीक है, तो अगर आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है तो फिर आपको इनवॉइसिंग और वो सारी चीजें वैसे ही करनी पड़ेंगी जो उसके प्रॉपर रूल्स हैं. प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय प्रॉपर ऑफिसर. Procedure to be followed by proper officer for cancellation of registration. देखो, show cause notice for cancellation. Officer issues show cause notice if registration may be cancelled. Person must respond within 7 working days explaining why cancellation isn't warranted. ठीक है, तो cancellation में क्या हो गया कि अगर शो कॉज नोटिस दिया ऑफिसर ने, ठीक है, तो ऑफिसर शो कॉज नोटिस देने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि क्यों उसका कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए. रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस. पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू शो कॉज नोटिस विद फॉर्म GST REG 18 विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम नोटिस रिसीट. Cancellation order. If registration cancellation is justified, officer issues form GST REG 19. ठीक है, अगर cancellation justified है तो GST REG 19 इशू करना होगा. Order arrives within 30 days from the application or show cause notice reply date. ठीक है, अगर आपने show cause notice का रिप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करना होगा. Registration is cancelled with effect from a specified date and outstanding tax, interest, penalties etc. must be paid. Proceedings dropped. अगर satisfactory reply आ जाता है तो satisfactory reply to show cause notice or notice issued under rule 21(2)(a) leads to proceedings being dropped. उससे proceedings आपकी गिरा दी जाती हैं. Form GST REG 20 confirms a proceedings termination. GST REG 20 के थ्रू ये बताया जाता है कि आपके ऊपर जो cancellation की proceedings चल रही थी अब उसको खत्म कर दिया गया है. Alternatively, furnishing all pending returns and full tax payment leads to proceedings being dropped. या फिर अगर मान लो जो भी रीजंस दिए थे कि इन रीजंस की वजह से हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, आपने टैक्स नहीं पे किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया और आपने उसके बदले में टैक्स वगैरह सब पे कर दिया, तो आपकी अब कैंसिलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. Applicability to legal heirs. Rule 22(3) applies to legal heirs of a deceased proprietor. Legal heirs treated as if the proprietor initiated the cancellation application. तो अगर मान लो किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी लीगल एयर्स होते हैं उनके ऊपर ये कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चलता रहता है. नेक्स्ट है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कि ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात की और उसके बाद अपने ही ऑर्डर को उसने वापस ले लिया कि नहीं कैंसिल करूंगा. तो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखो, रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन विद इन 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन, मैं ही तो बोलूंगा अरे यार ये ऑर्डर वापस लो यार, क्या कर रहे हो यार, हाँ आप कह रहे हो कि कैंसिल कर दोगे, क्यों कैंसिल कर दोगे यार, वापस लो ना यार. Application made in prescribed manner, वो करना पड़ेगा obviously. Extension of this period can be granted by additional commissioner, joint commissioner or commissioner for valid reasons. Acceptance या rejection होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं. तो proper officer review करेगा application को. Officer issues order to either revoke or reject the cancellation. ठीक. Decision made within specified period. Applicant gets a chance to be heard before rejection. Restoration of registration क्या हो जाएगा, तो revocation under SGST UT GST automatically revokes the registration under this act. Last point, procedure for revocation. last चीज है procedure for revocation of cancellation of registration. देखो इधर, restoration application for cancel registration. The registered person can apply for revocation within 30 days of cancellation order. Cancellation order के 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई करो. Application in form GST REG 21 submitted to the proper officer via common portal or facilitation center. For cancellations due to non-filing of returns, application allowed only after filing pending returns and paying associated tax, interest, penalty and the late fee. अगर कैंसिलेशन उस वजह से आया था कि आपने कायदे से टैक्स वगैरह फाइल नहीं किया, टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो पहले आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करिए, कोई भी उसका एसोसिएटेड टैक्स वगैरह उसको पे करिए, उसके बाद ही आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद ही आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो. All returns from cancellation date to revocation date must be filed within 30 days of the revocation order.
ऑर्डर फॉर अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ restoration application, approval issued in form GST REG 22 if valid reasons exist for revocation. Officer must communicate approval within 30 days. Rejection occurs under certain circumstances with written reasons provided in form GST REG 05. शो कॉज नोटिस इशुएंस बिफोर रिजेक्शन, तो प्रॉपर ऑफिसर मतलब अगर आपका जो रेवोकेशन वाला आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो प्रॉपर ऑफिसर इशूज नोटिस इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 23 बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। रिजेक्शन के लिए भी शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। Applicant has 7 working days to respond within the reasons why their application shouldn't be rejected in form GST REG 24। ठीक है, तो रिजेक्शन के लिए भी, रिजेक्शन का जब नोटिस आया, रिजेक्शन के लिए शो कॉज नोटिस आया कि आपने जो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए अब आप मेरे को बताओ कि क्यों मैं आपकी रिजेक्शन आपकी एप्लीकेशन रेवोकेशन वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करूं। तो इसके लिए यहां पर 7 दिन का समय दिया हुआ है रिस्पॉन्ड करने के लिए। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर processes the application after receiving the applicant's information or clarification in form GST 24. Application disposal completed within 30 days from receiving the applicant's information। और इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर का भी रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बुक से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।